नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 2 सिटीजनशिप, इसमें जितने भी आर्टिकल है उनका एक रिवीजन करेंगे फटाफट। बेसिक उन हर आर्टिकल के बारे में जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो वो सारी जो बातें हैं वो सारी कवर करेंगे हर एक आर्टिकल में। स्टार्ट करते बाय सिटीजनशिप पार्ट 2 है। आर्टिकल इसमें है 5 से लेके 11। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पार्ट 1 में बताया था कि टोटल पार्ट हैं 22, जिसमें अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को, जो ABC पार्ट है उनको काउंट नहीं करोगे तो टोटल 22 हैं। अगर उनको काउंट करोगे तो 25 है। आर्टिकल 22 पार्ट के हिसाब से, और जो पहले वाले आर्टिकल थे उसमें थे 395, और अब आगे ये अमेंडमेंट हो के बढ़ के आर्टिकल हो गए हैं आज के टाइम में एट प्रेजेंट 448। तो अभी के टाइम में अगर आपसे आर्टिकल पूछेगा तो आपने टिक करना है 448। और उस टाइम तो भाई स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 5 सिटीजनशिप का पार्ट 2 का। क्या है आर्टिकल 5, क्या बोलता है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमारा जब आया स्टार्टिंग में, तब नागरिकता के बारे में इसने बताया गया है कि भाई नागरिकता किस हिसाब से दी गई थी। तो भाई हमारा संविधान प्रारंभ कब आया? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तो यहाँ पे जो सिटीजनशिप दी गई थी भैया, जो भारत बर्थ, जो जिनका जन्म हुआ है भारत में, वो तो सिटीजन से थे ही थे। ठीक है जी। दूसरा, 26 जनवरी 1950 से पहले माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, क्योंकि भैया आप देखोगे 1947 को तो भारत पाकिस्तान ये बन गए थे ना। तो यहाँ पे क्या है, लोग इधर आए, कोई उधर गया, तो उस हिसाब से सिटीजनशिप भी तो अपनी अपनी, अगर पाकिस्तान से आया है उस एरिया से, तो अपनी भाई रजिस्ट्रेशन करा के कुछ तो अपना डॉक्यूमेंट दिखा के सिटीजन बनेगा भारत का। तो इस तरह से ये सिटीजनशिप को डिफाइन किया गया उस टाइम पे। फिर आगे बढ़ के अमेंड हुए, चीज़ें बदली, काफ़ी चीज़ों में अमेंड किया गया, उनको बदला गया टाइम के हिसाब से। वो चीज़ें हैं हर अगर आप आर्टिकल में आप देखोगे तो। फिर इसके बाद है 26 जनवरी 1950 से पहले, जस्ट 26 जनवरी 1950 से पहले माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, उस टाइम की बात हो रही है। अभी हम उस टाइम में जा रहे हैं। अगर 26 जनवरी 1950 से पहले माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो उनके जो बच्चे होंगे ना, उनको भैया नागरिकता दे दी जाएगी। क्या बोल रहा है? 26 जनवरी 1950 से पहले अगर माता पिता का जन्म, मतलब यहाँ पे माता पिता की बात हो रही है, माता पिता का जन्म अगर भारत में हुआ है तो उनके जो बच्चे हैं ना, उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। यहाँ पे आर्टिकल 5 में ये बोला गया। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से ही भारत में रहता है। अगर कोई पर्सन है वो भैया कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उससे 5 साल पहले से ही, अगर 5 साल उस लागू होने के से 5 साल पहले से अगर वो भारत में रह रहा है इंसान, जो भी है, मेल है फीमेल है, तो उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। क्योंकि अब ये बात क्यों लिखी जा रही है? क्योंकि भैया ब्रिटिशर्स थे ना वहाँ पे अपने इंडिया में उस टाइम पे। क्या है, आज़ाद होने के बाद भी ब्रिटिशर्स रुके हैं, और वो पहले तो थे ही थे। जो यहाँ पे रह गए, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अपना लागू हुआ उससे वो 5 साल पहले अगर वहाँ पे रह रहे हैं तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी, अगर वो चाहते हैं नागरिकता लेनी। जैसे एनी बेसेंट थी, तो वो भी तो यहाँ पे भैया फ्रीडम फाइटर थी, वो भी लड़ रही थी आज़ादी के लिए, थी तो ये फॉरेनर, तो इनको भी नागरिकता दे दी जाएगी अगर वो लेना चाहती हैं नागरिकता। तो ये कंडीशन थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से 5 साल पहले की। ठीक है। तो भाई यहाँ पे सीधी सीधी बात क्या हुई, जो आर्टिकल 5 है वो 2 पॉइंटों पे नागरिकता देता है। उस टाइम ये आर्टिकल लेके आया गया था उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जब देश पाकिस्तान और इंडिया बना, तो उस टाइम पे हालात बुरे थे, तो उस टाइम पे इस आर्टिकल की ज़रूरत थी। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया, नहीं, एक्चुअल में क्या है, इस आर्टिकल की जो मेन नीड थी वो उस टाइम पे थी, कब? जब हमारा देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान और इंडिया बट के 2 टुकड़े हो गए, और साथ में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस टाइम पे इस आर्टिकल की ज़्यादा ज़रूरत थी। आज के टाइम में इस आर्टिकल को कोई नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 5 में क्या मोटी मोटी बात का कहने का मतलब ये क्या था? जन्म के आधार पर नागरिकता देना, राइट। और दूसरा मैंने आपको बताया है, ये 2 कंडीशन आपको, अगर भाई बंटवारे के टाइम पे मतलब क्या हुआ है कि वो इधर से उधर आए हैं, तो माता पिता का जन्म अगर इंडिया में हुआ है तो उनके बच्चों को नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा, ब्रिटिशर जो रह रहे थे वो काफ़ी सालों से रह रहे थे, अगर उनको नागरिकता चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से 5 साल पहले, अगर 5 साल पहले से ही वो अगर इंडिया में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। ये आर्टिकल 5 में
उस टाइम की सारी चीज़ें थी। बेसिक आर्टिकल के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब आ जाओ 6th पे, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो यहाँ पे सिटीजनशिप देने की बात क्या हो रही है कि जो पर्सन है जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया में आया है। अब कंडीशन देखो क्या क्या है। आज के टाइम में आर्टिकल 6 और 7 का कोई विशेष महत्व नहीं है। 6 ये वाला आर्टिकल और 7 और 5 का भी कोई खास महत्व नहीं है। बस इसमें महत्व इसका सिर्फ ये है कि जन्म के आधार पे भैया वो सिटीजनशिप अपनी ले सकता है, वो सिटीजन है भारत का। बाकी ये जो मैंने बातें लिखी है उस टाइम की बातें हैं। अच्छा, आर्टिकल 6 और 7 को क्या है, जो पार्टीशन हुआ था हमारा भारत और पाकिस्तान का, उसमें उसको ध्यान में रख के बनाया गया था। जो आर्टिकल 6 है और आर्टिकल जब हम 7 पढ़ेंगे उसको, अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान जा रहा है तो परमिट रूल चलाया गया था। एक कह लो ऑफिशियल, भाई अगर मैं पाकिस्तान में जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई मैं इस देश में नहीं रहना चाहता, पार्टीशन हो रहा है, तो सरकार ने बोल दिया जो पाकिस्तान जाना चाहता है वो पाकिस्तान चला जाए, जो इंडिया में रहना चाहता है वो इंडिया में रह जाए। और उधर के वाले लोगों को पाकिस्तान वाली गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर जो इंडिया में जाना चाहता है तो यहाँ पे चला जाए। तो वहाँ पे भाई अब कौन कौन जाएगा वो एक डाटा तो रखना पड़ेगा। तो जो जाएगा ना वो परमिट लेके जाएगा, मतलब एक ऑफिशियली एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो अफसर होगा कोई भी, वो वहाँ पे क्या करेगा, एक रजिस्टर में उसका नाम चढ़ा देगा कि ये बंदा, और भैया ये परमिट उसको दे दिया गया है, और वो लेके मतलब वो परमिट मतलब वो डाटा अपना लिखवा जाएगा कि वो इंडिया में जा रहा है पाकिस्तान से, या इंडिया से वो पाकिस्तान में जा रहा है। तो ये सिस्टम स्टार्ट किया गया था 19 जुलाई, जब स्टार्टिंग में जब पार्टीशन हो रहा था तब, तो 19 जुलाई 1948 में। ठीक है, अब इस रूल में क्या था कि जाने वाले को वही ऑफिशियली जो बुक थी, जो ऑफिसर लिख रहे थे गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उनके पास लिखवा के जाना होता था कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर होगा हमें बैठा रखा होगा इस काम के लिए। ठीक है, हम भारत छोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं या पाकिस्तान छोड़ के भारत जा रहे हैं। जो लोग परमिट रूल 19 जुलाई, जो परमिट रूल था 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए तो उनको नागरिकता दे दी गई। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है इस आर्टिकल 6 में, क्या बोला गया कि जो लोग, ये जो परमिट रूल चला था ना इससे पहले जो इंडिया में आ गए उनको नागरिकता दे देगी। और 19 जुलाई 1948 के बाद जो परमिट से 6 मंथ बाद नागरिकता मिलेगी। मतलब जो 19 जुलाई 1948 जो परमिट लिखवा के आएंगे भी हम पाकिस्तान में जा रहे हैं, भाई कुछ रह गए होंगे, कुछ बाद में सोचे कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है पाकिस्तान में, चलो अपने इंडिया में चलते हैं, तो उन्होंने क्या किया 19 जुलाई इससे पहले आ गए उनको तो नागरिकता दे दी गई। इसके बाद जो आए हैं तो भैया जो ये परमिट लेके आए, जो इन्होंने बोला कि बताया आगे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कि भैया हम देखो डाटा लिखवा के आए हैं और ये लेके भी आए हैं, वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट दिया जाता होगा कुछ लिख के पेपर पे, तो वो लोग क्या है भैया उनको 6 मंथ के बाद, मतलब वो आए हैं इंडिया में उसके 6 महीने के बाद उनको नागरिकता मिलेगी। ये बात उस टाइम पे ये सारी चीज़ें हो रही थी इस आर्टिकल के थ्रू। उसके बाद है आर्टिकल 7। आर्टिकल 6 का आपको पता चल गया बेसिक ये किस पर्पज से था, नागरिकता देने के लिए था उस टाइम के हालातों के हिसाब से, जो पाकिस्तान से इंडिया में गए, इंडिया से पाकिस्तान में गए, परमिट रूल मैंने आपको बता दिया उस टाइम पे जो चल रहा था। आर्टिकल 7 क्या बोलता है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, भारत से जो लोग भाई पाकिस्तान में चले गए, ठीक है, यहाँ पे क्या है भारत से ना पाकिस्तान में चले गए लोग, भाई ठीक है, यहाँ की नागरिकता छोड़ के, उस टाइम की नागरिकता को भाड़ में जाए, लोग अपनी जान बचा रहे थे तो चले गए पाकिस्तान, ठीक है, जो मेन बात है मुस्लिम्स। लेकिन वो उन्होंने वहाँ पे हालात देखे, कुछ टाइम बाद वो वापस आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भैया हमें नागरिकता चाहिए अपने देश भारत की। तो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो, मतलब 1 मार्च 1947 के बाद जो इंडिया से पाकिस्तान चला गया हो, किंतु कोई मुस्लिम्स ही गए थे ज़्यादातर, तो जो मुसलमान थे, किंतु फिर वहाँ पे उसने देखा कि भैया यहाँ पे तो बड़ा बुरा हाल है, तो बड़ा बुरा हाल देख के वहाँ पे उनको अपनी सेटलमेंट नहीं लगी, तो वो वापस से इंडिया में आ गए, भारत में आ गए। तो 6 मंथ का जो रजिस्ट्रेशन है ना वो करवाना होगा उनको, तो 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन है वो भरना होगा और नागरिकता दे दी जाएगी उनको। सीधी सी बात है, ये उस टाइम की बातें हो रही हैं जब ये इस तरह से लोग, कोई माइग्रेट कर रहा था, कोई रुक के आ रहा था, कुछ दिन देख रहा था कि भाई हमें ज़मीन मिली, रहने को जगह मिली, क्या है वहाँ पे सिचुएशन। ऐसा है ना, वहाँ पे जो जल्दी गया उसने ज़्यादा ज़मीन अपनी कब्जा में ले ली, भाई जो हिंदुओं की ज़मीन थी, यहाँ पे हिंदुओं ने मुसलमानों की ज़मीन अपनी कब्जा ली। तो उस टाइम पे क्या है, जो बाद में गया उसको ज़मीन कुछ नहीं मिली, तो सोचा अपनी जो जगह छोड़ के आया वहीं पे वापस चला जाऊँ। तो जो फिर 1 मार्च 1947 के बाद फिर इंडिया में वापस आया ना पाकिस्तान जाके,
तो उसको क्या 6 महीने का रजिस्ट्रेशन भरना होगा और उसके बाद उसको नागरिकता मिलेगी इंडिया में, भारत में। ये बात बोली गई आर्टिकल 7 में। उसके बाद भाई आर्टिकल 8 क्या है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडिंग, भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा, नागरिकता नागरिक होगा यदि उसके, ठीक है, उसके माता पिता भारतीय हों। समझ रहे हो आप बात को। आर्टिकल 8 क्या बोलता है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसके, ठीक है, रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई ऐसा पर्सन है, जो ऐसी फैमिली है जो हैं तो सिटीजनशिप उनके पास भारत की है लेकिन वो दूसरी कंट्री में रह रहे हैं और वहाँ पे उनका बेबी हो गया है, तो भैया यहाँ पे उस बच्चे को नागरिकता मिलेगी देश की या नहीं मिलेगी। तो हाँ, भारत के बाहर रह रहा बच्चा जो पैदा हुआ है भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हैं। तो भारतीय तो भारत से ही गए हैं, तो दोनों अगर पेरेंट्स भारतीय हैं तो भैया उस बच्चा जो पैदा होगा उसको भारत की नागरिकता मिले ही मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ से बंदा गया, यहाँ की बातें आएंगी वैसे, ठीक है, वहाँ पे जाके शादी कर ली तो उसको और फिर उनको बेबी हो गया तो उसको नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी वो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन भैया ये पर्सन यहाँ से गया, एक बंदा वहाँ पे जाके उस देश की नागरिकता ले ली, यहाँ की छोड़ दी, बेशक किसका जन्म भारत में हुआ हो, और वहाँ पे जाके उसने शादी कर ली, बच्चा हो गया, तो भैया उस बच्चे को नागरिकता इंडिया की नहीं मिलेगी। उस टाइम पे विदेशों में बहुत से लोग जो क्रांतिकारी काम कर रहे थे, ये अभी मैं चला गया हूँ पास्ट में, जब 1947 के आसपास की बात है, जब हमारा एक तो कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला था या आ गया था, तब की बात है, और लागू भी हो गया था, उसके बाद की बात है। लेकिन उसके बाद भी क्या है, काफ़ी सारी जो क्रांतिकारी थे वो विदेशों में काम कर रहे थे आज़ादी पाने के लिए। आज़ाद हो गया देश तो एकदम से थोड़ी ना आ जाएंगे, कोई भाई फ्लाइट में बैठ के आ गए, टाइम लगेगा, उनकी फैमिली थी वहाँ पे। तो उस टाइम पे विदेशों में जो लोग रह रहे थे, जो लोग क्रांतिकारी इंडियंस काम कर रहे थे आज़ादी के लिए विदेशों में, उनके लिए ये आर्टिकल बना था। ये जो आर्टिकल हमारा 8 है ना, ये उनके लिए था कि भाई उनकी जो फैमिली है, उनकी जो वाइफ है, और वो खुद भाई फ्रीडम फाइटर थे, वहाँ पे कुछ ना कुछ काम कर रहे थे देश की आज़ादी पाने के लिए, तो वहाँ पे उनके जो बच्चे हुए ना, उनको नागरिकता किसकी मिलेगी, भारत की मिलेगी ज़रूर। ये आर्टिकल वैसे था इस मेन पॉइंट के लिए। उसके बाद आर्टिकल 9, पर्सन वॉलेंट्री एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। यहाँ पे क्या बोला है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त होगी। पर्सन वॉलेंट्री एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, दूसरी कंट्री के अगर वो बंदा, कोई पर्सन है, भारत की सिटीजनशिप है उसके पास, लेकिन वो बाहर की कंट्री में जाके वहाँ की नागरिकता ले लेता है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको पूरा करके, तो भैया उसकी सिटीजनशिप छिन जाएगी। नॉट टू बी द सिटीजन ऑफ भारत, वो भारत का सिटीजनशिप नहीं रहेगा, क्योंकि अपने भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, ना कि ड्यूल सिटीजनशिप। आपने कुछ टाइम पहले अक्षय कुमार का सुना होगा, उनके पास कनाडा की जो सिटीजनशिप थी, फिर उन्होंने भारत की लेने के लिए भाई वहाँ की छोड़नी, फिर भारत की मिली उसको। तो यहाँ पे अगर भारत का नागरिक विदेश जाकर वहाँ की नागरिकता ले ली तो भारत की जो नागरिकता है वो उसकी समाप्त हो जाएगी। तो ये अगर सीधा क्वेश्चन मिले आपके सामने कि भैया अगर कोई बाहर कंट्री में जाके वहाँ की नागरिकता ले लेता है और तो उसकी नागरिकता जो भारत में थी वो समाप्त होगी, तो किस आर्टिकल के थ्रू होगी? आर्टिकल 9 में ये बात बोली गई है। उसके बाद है भाई अपना 10th आर्टिकल, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य न करे। अब ये क्या है? कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप मतलब जो पर्सन की सिटीजनशिप है वो बनी रहेगी, कायम रहेगी, जब तक वो कोई ऐसा कार्य ना करे जो भैया देश विरोधी हो, कि भैया ये तो देश विरोधी काम कर रहा है, देश विरोधी गतिविधियों में इसकी नागरिकता ख़त्म करो। और नागरिकता ख़त्म करने के बाद काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, उसके जो अधिकार हैं वो ख़त्म हो जाते हैं जो वो नहीं कर सकता। बेशक इंडिया में पड़ा रहो, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो वो नहीं कर पाएगा। अब देखो क्या है, जब तक देश विरोधी काम ना करो तब तक नागरिकता बनी रहेगी। ठीक है, देश के हित में काम करोगे तो ठीक है, देश विरोधी काम करोगे, ज़्यादा हद तक जाके करोगे जो मतलब सरकार को ये लगे कि अब इसकी नागरिकता छीन के फेंकनी चाहिए, तो भैया उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, बेशक वो इंडिया में दिहाड़ी मजदूरी करके रहता रहे,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद है आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, नागरिकता का कानून संसद बनाएगी, ये बात बोल रहा है कि पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी। रेगुलेट करना मतलब जो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो कोई लॉ है ना, तो वो कौन बनाएगी, रेगुलेट करेगी, कौन करेगी, पार्लियामेंट। वो ही देखेगी कौन सा लॉ बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है। तो नागरिकता से रिलेटेड कानून बनाने की जो पावर हो पार्लियामेंट को दी गई है। और पार्लियामेंट में कौन सी मिनिस्ट्री के पास है भैया, होम मिनिस्ट्री के पास। कौन संभाल रहे हैं आज के टाइम पे, अमित शाह जी। ये जो सिटीजनशिप वाला जो ये कानून है, तो ये कब आया था भाई, नागरिकता अधिनियम कब आया था, 1955 में। फिर इसमें अमेंड होते गए, 1988 में अमेंड हुआ, इसमें कुछ चेंज किए गए, फिर 1992 में अमेंड किया गया, 2003 में फिर इसको बदला गया, 2005 में बदला गया, 2015 में भी इसमें कुछ ना कुछ चीज़ ऐड की गई, और 2019 में फिर एनआरसी का आपने मुद्दा सुना ही होगा। ये चीज़ भी, ये एनआरसी इनके ऊपर फिर बात करेंगे किसी और वीडियो में, अभी नहीं। अच्छा, नागरिकता अधिनियम ये हो गया, ठीक है, मैंने बता दिया आपको कब कब आया और कब कब इसके अमेंड हुए, कब कब इसमें बदलाव हुए। ये आपको 5 नागरिकता कितने तरह से मिल सकती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो 5 तरीक़ों से मिल सकती है। पहला क्या है, जन्म के आधार पर, बाई बर्थ। ठीक है जी, 1986 में माता पिता दोनों में एक इंडियन होना चाहिए, समझ रहे हो। अब ये 1986 में, पहले क्या था कि पिता वंश के हिसाब से रखा गया, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन ये 1986 में क्या बोला गया कि माता पिता दोनों में एक, हाँ ठीक है, यहाँ पे बोल दिया, दोनों में एक इंडियन होना चाहिए। तो नागरिकता जो बच्चा पैदा होगा उसको भैया वो बाई बर्थ इंडिया का सिटीजन होगा। 2003 में ये बोल दिया गया कि दोनों वैलिड होनी चाहिए। भाई 2003 में बोला गया माता और पिता एक भारत का नागरिक हो, दोनों के पास लेकिन वैलिड डॉक्यूमेंट हो। काफ़ी बार क्या होता था कि जैसे लड़कियां जो इंडिया की हैं वो हैं भाई, अब दूसरी कंट्री का, बांग्लादेश का लगा लो, पाकिस्तान का लगा लो, वो उनको भाई बाहर कहीं अपने नेपाल में घूमने गए तो उनकी मुलाकात हो गई, बातचीत हो गई, प्रेम करने लगे। अब यहाँ पे उनको शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो पाकिस्तान वाले शादी भी तो करते हैं, तो वो सोचेंगे बच्चा हो जाएगा हमें सिटीजनशिप मिल जाएगी। नहीं 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 नहीं, फेक डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए भाई, वैलिड डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, तब उस बंदे को, वो भी एलिजिबिलिटी और भी होंगी, उसकी कंडीशन रखी जाएंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, उसके पास अगर सही से डॉक्यूमेंट हैं, जब ये बोला गया कि माता पिता एक भारतीय नागरिक हो और दोनों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट हो, समझ रहे हो, डॉक्यूमेंट जो है ना वो वैलिड होनी चाहिए, जब वो उस बच्चे को नागरिकता मिलेगी, ये बात बोली जा रही है यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। 1986 में माता पिता दोनों में एक इंडियन होना चाहिए, ठीक है, उस टाइम पे एक इंडियन हो, दूसरे का डॉक्यूमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है। 2003 में बोला गया कि दोनों वैलिड हो, मतलब दोनों, एक तो चलेगा ही चलेगा भाई, माता या पिता एक भारत का नागरिक तो हो, ये तो पक्की कंडीशन है। साथ में ये भी जोड़ दिया गया कि जो दूसरा बंदा होगा या बंदी होगी, वो भैया उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हों जिस भी कंट्री के होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी होम मिनिस्ट्री के द्वारा, जो ऑफिशियल है उनके द्वारा, और जब वो बच्चा होगा ना उनका, उसको नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद है भाई वंश के आधार पर। कहने का मतलब है जब अमेंडमेंट आए हैं, सुधार किया गया, थोड़े से टाइट किए गए हैं ये जितनी भी कंडीशन थी इनमें। बाई डिसेंट, अब भाई वंश के आधार पर तो जो जैसे हम हैं, हमारे पास नागरिकता का क्या था, अगर 1947 में या उसके बाद कोई और डॉक्यूमेंट मांगा जाए नागरिकता, भाई आप भारत के सिटीजन हो या नहीं हो, तो वो कैसे, हम तो भैया, हमें तो देखता है हमारे पूर्वज भाई यहीं पे पैदा हुए हैं, दादा परदादा छठदादा तो क्या है, वो वंश के आधार पर हमें नागरिकता मिली है, पिता। ठीक है, अच्छा, वंश के आधार पर क्या था कि हमें वंश के आधार पर मिली है नागरिकता। ठीक है, 1955 जो उस टाइम पे संशोधन आया, उस टाइम पे क्या है, पिता का वंश देखा जाता था कि भाई पिता का होना चाहिए, लेकिन वंश का आधार पिता के साथ साथ माता का भी कर दिया गया अमेंडमेंट 1992 में। मतलब क्या है कि वंश जो है, जो वंश के आधार पर जो नागरिकता दी जा रही है, उसमें माता और पिता के आधार पर ही मिलेगी। मतलब यहाँ पे क्या है, वंश के आधार पर अगर नागरिकता, जब ये संशोधन आया तो इसमें माता पिता दोनों के आधार पर मिलेगी, सीधी सी बात है। पहले क्या था, पिता के आधार पर 1955 में, लेकिन यहाँ पे इस अमेंडमेंट ने क्या कर दिया, माता और पिता दोनों के आधार पर, वंश के आधार पर जो नागरिकता है वो मिलेगी। क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सानिया मिर्ज़ा है, सानिया मिर्ज़ा तो भाई भारत की है, ठीक है, शोएब, उसने शादी की, शोएब मलिक पाकिस्तान का है, तो जो यहाँ पे जो बच्चा है
क्या वो सिटीजनशिप ले सकता है? हाँ बिल्कुल ले सकता है भाई। पहले क्या था, पिता का वंश होना चाहिए भारत से, तब तो नागरिकता मिल जाएगी। अगर उसने शादी की है जिस बच्चे से, अगर पाकिस्तान की लड़की से शादी की तो जो बच्चा होगा उसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन बाद में ये अमेंडमेंट आया तो उसमें क्या कर दिया कि पिता नहीं, साथ में माता को भी अधिकार दे दिया गया कि भाई उनका भी जो वंश है, तो भैया उनका वंश है तो उसका जो बच्चा होगा, चाहे वो किसी और पाकिस्तान के या किसी और कंट्री के आदमी से शादी कर ले, तो माता का भी जो वंश है उसके हिसाब से भी उस बच्चे को सिटीजनशिप दे दी जाएगी। उसके बाद तीसरा तरीका है पंजीकरण, बाई रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पहले 1995 में जब ये हमारा क्या बोलते हैं, जो सिटीजनशिप वाला कानून आया, ठीक है, संशोधन आया, तो यहाँ पे क्या था कि स्टार्टिंग में किया गया कि 6 मंथ तक, फिर किया गया 5 साल तक, फिर किया गया 7 साल तक। अभी क्या है, 5 साल, 6 मंथ, 5 साल, 7 साल। देखो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि भाई आपने आए हो, पाकिस्तान से आए हो, वट एवर आप जहाँ से आए हो, आपने रजिस्ट्रेशन के द्वारा अप्लाई किया कि भाई मुझे सिटीजनशिप चाहिए, तो डिपार्टमेंट बोलेगा कि भाई ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है, रजिस्ट्रेशन के द्वारा तभी जब 7 साल तक आप यहाँ रह चुके हो। ये डिपार्टमेंट बोल देगा कि आपको 7 साल हो गए यहाँ पे रहते, वो कहेगा हाँ जी हो गए हैं, तो वो फॉर्म भर के अप्लाई करने के लिए आगे भेज देगा। अगर नहीं हुए हैं तो वो नहीं करेगा ये काम। इंडिया में आके इंडियन गर्ल से विवाह किया, ठीक है, अगर कोई बाहर कंट्री का बंदा है, उसने पाकिस्तान का लगा लो या किसी और कंट्री का लगा लो, उसने आके इंडिया में किसी लड़की से शादी की और 7 साल वो वहाँ पे रह रहा है, ठीक है, चाहे बच्चा नहीं हुआ हो बेशक, लेकिन वो 7 साल रह रहा है वहाँ पे, उसके साथ रह रहा है, तो भैया वो रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सही, वो देखा जाएगा वो सही है नहीं है। कोई भाई मान लो टेररिस्ट हो तो वो चीज़ उसको, वो तो डिपार्टमेंट चेक करता ही है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो ऑफिशियल हैं, मतलब जो नीचे जो इस चीज़ को फॉर्म को फिल करके आगे तक भेजते हैं, तो वो सारी चीज़ें ही चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने बोला कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब वो एलिजिबल हो जाएगा तो 7 साल यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है गवर्नमेंट ने कि अभी 7 साल तक भैया वो उस देश, अपने देश में, भारत में रह चुका हो, तभी वो अप्लाई कर सकता है। इससे पहले था 5 साल और उससे पहले था 6 महीने। 1955 के पास था जब 6 महीने तक भैया वो उस देश, अपने भारत में रह चुका होगा तो उसको वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन ये देख लो अमेंडमेंट होते होते ही 7 साल हो गया आज के टाइम में। तो जब एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कितने साल के लिए भाई वो उसको रहना पड़ेगा, तो 7 साल के लिए। उसके बाद है देशीकरण, नेचुरलाइजेशन, नेचुरली। ठीक है भाई, अपने देश में जो ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है, ऑफिशियल जो भाषा हैं वो कितनी हैं, 22, जो भैया हमारे संविधान ने अडोप्ट की हैं, मतलब लिखी गई हैं कि ये ऑफिशियली 22 भाषा हैं। उनमें से कोई एक बोल सकता हो, पढ़ सकता हो, और साथ में 10 साल तक उसको वहाँ पे अपने भारत देश में रहना पड़ेगा। और साथ में ही कंडीशन है ये सारी, और साथ में कला और विज्ञान में अच्छी रुचि होनी चाहिए, तो उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। मतलब उसको शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बच्चा का लफड़ा नहीं है, वो इस देश में आया, 10 साल तक रुका, और वो भाई किसी कला क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में उसकी अच्छी रुचि है, प्रसिद्ध है। और दूसरा क्या है, 22 भाषाओं में से जो हमारे संविधान में लिखी हुई हैं, उन 22 भाषाओं में, शेड्यूल में लिखी हुई हैं, उन 22 भाषाओं में से उसको कोई एक भाषा बोलनी आती और पढ़नी आती है। तो भैया 10 साल वो रह चुका है, ये तीनों कंडीशन उसने पास कर ली हैं, तो भैया उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। जैसे अदनाम सामी हैं, इनके ये साहब क्या 10 साल रह चुके हैं इंडिया में, और कला में ये प्रसिद्ध हैं, गायक हैं। ठीक है, भाषा हिंदी वो जानते भी हैं, तो उनको सिटीजनशिप भारत ने दे दी। ऐसे ही तो, और 5वां तरीका है भाई अर्जित भूमि। मतलब जैसे सिक्किम को हमने ऐड किया था, सिक्किम एक देश था, जब चाइना ने तिब्बत को कब्जाया तो सिक्किम बोला ये चाइना तो हमें भी कब्जा लेगा, तो सिक्किम अपना भाई 22वां राज्य बना था भारत का, ये भारत में आके मिल गया। तो यहाँ के जो लोग होंगे इनको सिटीजनशिप किसकी, भारत की ही दे दी गई थी। ठीक है जी, तो भाई ये तो थे 5 तरीके सिटीजनशिप लेने के। अब कौन से तरीके हैं कि जिनसे जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, समापन हो जाएगी। तो 3 वे हैं भाई, वो त्याग, बर्खास्त और वंचित। त्याग में क्या होगा, अनदर कंट्री की सिटीजनशिप ले लियो तब, मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है भाई, ड्यूल तो है नहीं। तो अगर कोई बंदा जो बाहर की कंट्री में काम करने गया, वहाँ पे उसको वहाँ की उसने सिटीजनशिप ले ली, तो उसकी जो अपने भारत की जो सिटीजनशिप है ना वो हो जाएगी भैया ख़त्म। बर्खास्त में क्या होता है, वॉर के टाइम में
एनिमी कंट्री का साथ देने में, तो देश को लग रहा है कि भैया ये लोग तो सही नहीं है, कोई बड़े ऑफिशियल हैं या कुछ इस तरह से हैं और आप देश विरोधी घटनाएं कर रहे हैं, तो उसमें भी आपकी सिटीजनशिप ख़त्म की जा सकती है। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा वे क्या है भाई, वंचित, मतलब फेक डॉक्यूमेंट लेके आप इस देश में सिटीजनशिप लेके बैठे हो, तो फेक डॉक्यूमेंट के अगर आपने सबमिट करा के सिटीजनशिप लेने की कोशिश कर रहे हो, तो उससे भी भैया आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा, आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। सिटीजनशिप ख़त्म होने पे उसके काफ़ी अधिकार ख़त्म हो जाएंगे। अब मान लो ये 3 वे से किसी की सिटीजनशिप ख़त्म हो गई, तो उसके क्या फ़र्क क्या पड़ेगा, तो भैया वो वोट नहीं डाल सकता, इलेक्शन में नहीं लड़ सकता, इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ कानूनी अधिकार हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, जज नहीं बन सकता, गवर्नमेंट जॉब्स में वो जॉब नहीं कर सकता, आधार कार्ड नहीं बनेगा उसका, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो नहीं बनेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं भाई जब सिटीजनशिप ख़त्म हो जाती है। सिटीजनशिप बोरो हमने जो ये कंसेप्ट लिया है कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप का, ये कौन सी कंट्री से बोरो किया है, तो ब्रिटेन से। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप वाला सिस्टम है, मैंने आपको बता दिया। अधिनियम आया था 1955 में सिटीजनशिप का, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ फिर 1986 में, ये मैंने आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे ऊपर पीछे लिखवाए थे। सिटीजनशिप ले सकते हैं 5 वे से, और छोड़नी होती है भैया, ख़त्म हो जाएगी कितने, 3 वे से, 3 वे से जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है भैया हमारी सिटीजनशिप वाला जो ये फंडा है सारा पार्ट 2, तो ये आता भैया कौन देखता है ये, तो होम मिनिस्ट्री। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो अपन ने पार्ट 2 किया इसका एक बेसिक आइडिया तो हो ही गया होगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो के 3 या 2 MCQ मैं आपको लोगों को बताता हूँ। ये ऐसे रैंडम MCQ है, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। पहला MCQ है, आपको IRCTC की फुल फॉर्म बतानी है। तो IRCTC की फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। और दूसरा MCQ है भाई हमारा, देश में सबसे लंबी दूरी, देखो लंबी दूरी और लंबी ट्रेन में 2 बातों में अलग अलग फ़र्क है। लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो भैया वो है विवेक एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस। ये सबसे लंबी दूरी तय करती है। और ये कहाँ से कहाँ तक कितनी दूरी तय करती है, दूरी का तय करती है 4286 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है मेरे भाई, तो डिब्रूगढ़ से कहाँ तक जाती है, कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ से नीचे देश में अपने कन्याकुमारी जाती है। और डिस्टेंस कितना, 4286 किलोमीटर। नाम क्या है, विवेक एक्सप्रेस। IRCTC की फुल फॉर्म क्या है भाई, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।